गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब हम देखेंगे, लास्ट हमने देखा था एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, हम देखना बाकी था। हमने यहाँ तक देखा था कि हमारा जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो होता है अर्थ का, मतलब हमारी जो अर्थ की हिस्ट्री है वो किससे कोरिलेट करती है, हमारे बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से कोरिलेट करती है। कैसे कोरिलेट करती है? जैसे कि अलग अलग सेडिमेंट अगर प्रेजेंट है, मानो कि ये आज से 100 मिलियन ईयर एगो ये सेडिमेंट था, ये था 70 मिलियन ईयर एगो, ये था 65 मिलियन ईयर एगो, ये 50 हो गया, 40 हो गया, ये मान लो आज का सेडिमेंट है टुडे। हम मानो 100 फीट नीचे गए, 200 गए, 500 फीट नीचे गए। जब हम 500 फीट नीचे गए ना, तो हमें एक स्कल मिला। अगर उस स्कल की हमने क्या की, कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग करने के बाद हमको ये पता चला कि वो स्कल डायनासोर का है। तो हमको अगर पता चल गया कि इस सेडिमेंट के बाद डायनासोर हमको कभी दिखने ही नहीं मिला, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इसकी स्पीसीज क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो इस सेडिमेंट का ईयर हम पता कर लेंगे, और हमको पता है कि इस सेडिमेंट का कौन सा ईयर है, 65 मिलियन ईयर अगो। तो हम इससे अंदाजा लगा लेंगे कि हमारा डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुआ था। तो हमारा डायनासोर 65 मिलियन ईयर अगो क्या हो चुका था, एक्सटिंक्ट हो चुका था। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री से, जो हमारी अर्थ की हिस्ट्री है, उससे हम बायोलॉजिकल हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था। अब हम देखेंगे व्हाट आर द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन ने तो बोल दिया कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, अल्फ्रेड वेलिस ने भी बोल दिया कि इवोल्यूशन हमारा कैसे हुआ, बट हम क्यों मान ले कि इवोल्यूशन उन्होंने जो बोला वही सच है। हम फादर सॉरेस की भी बात मान सकते हैं, जो उन्होंने तीनों कोनोटेशंस दिए थे। तो एविडेंस क्या है इवोल्यूशन का, वो हम देखेंगे कि डार्विन ने किस बेसिस पे बताया था कि हमारा एवोल्यूशन हो रखा है। पहला एविडेंस हमारा फॉसिल से रिलेटेड है। पहला एविडेंस है हमारा फॉसिल से रिलेटेड। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स is known as paleontology। तो अगर हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम पैलेंटोलॉजी देख रहे हैं, तो पहला एविडेंस जो था वो हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस था। पहला एविडेंस क्या था, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉसिल्स वगैरह देखते हैं कि हमारे कब 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 फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स होता क्या है, फॉसिल्स हमारे लाइफ फॉर्म का वो हार्ड पार्ट होता है जो बहुत सालों से कहाँ दबा हुआ है, रॉक के अंदर दबा हुआ है। जैसे कि हम आज के टाइम में जाके पता किए हैं कि डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं हम किसके बारे में पता किए, फॉसिल्स देखें, वो हजारों मिलियन ईयर पहले वो क्या हुआ होगा, गायब हुआ होगा, या फिर उसकी न्यू स्पीसीज आई होगी जो कि हम आज पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं कि हम फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो फॉसिल्स आपके क्या होते हैं, हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म, जो कहाँ मिलेंगे हमको, रॉक के अंदर मिलेंगे। देखो क्या होता है, कहता है एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज इंडेड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर। जो एवोल्यूशन है हमारे लाइफ फॉर्म का, ये बहुत सारे, इसका एविडेंस जो है वो बहुत सारे क्वार्टर से आ रखा है। पहला जो है वो हमारे सेडिमेंट से रिलेटेड है, कि हमारे फॉसिल्स जो हैं वो हार्ड पार्ट होते हैं लाइफ फॉर्म के। हमारे लाइफ फॉर्म का जैसे स्कल मिला, स्कल क्या होता है, हार्ड पार्ट होता है, वो इजिली क्या रह सकता है, आपके वो डेड नहीं करेगा। कहने का मतलब कि वो कंप्लीटली आपके सॉइल में ये नहीं होगा कि वो सॉइल में मिल जाएगा। ये हार्ड पार्ट होता है जो कि रॉक के अंदर हजारों साल से अपना छुपा हुआ रहता है, या फिर उस सेडिमेंट में वो क्या हो जाता है, दब जाता है। क्योंकि ये एक सेडिमेंट है, इसके बाद न्यू सेडिमेंट फॉर्म होते जाएंगे, न्यू सेडिमेंट फॉर्म होते जाएगा, और वो बहुत नीचे जाके क्या हो जाएगा, न्यू सेडिमेंट के नीचे में वो दब जाएगा। कहता है रॉक फॉर्म सेडिमेंट, जो रॉक होते हैं ये रॉक वगैरह मिलके क्या बना लेंगे, सेडिमेंट बना लेंगे, एक लेयर बना लेंगे। एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसका ये मतलब है कि क्या हुआ, सेडिमेंट का अरेंजमेंट होता गया एक के ऊपर एक, वन ओवर द वन,
मिलियन ऑफ द ईयर तक ये क्या हुआ, चलते गया। ये बेसिकली क्या है, हमारे हिस्ट्री ऑफ अर्थ है कि एक सेडिमेंट आया, फिर नए रॉक मिलके क्या बना लिए, नए सेडिमेंट, नया लेयर बना लिया, फिर वैसे ही क्या हुआ, बहुत सारे हमारे क्या बन गए, सेडिमेंट बन गए। तो बहुत सारे सेडिमेंट बन गए, तो हमको पता है कि ये रॉक अगर 100 मिलियन ईयर अगो आया है, ये 70 आया है, ये 65 पे आया है, ये 35 पे आया है, ये आज का है। तो अगर यहाँ पे कोई फॉसिल्स मिलता है हमको, कोई यहाँ पे डेड स्पीसीज मिलती है, तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितने टाइम पहले वो स्पीसीज आई है, या फिर कितने टाइम पहले वो स्पीसीज क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि हमको हमारे सेडिमेंट का एज पता है, अलग अलग सेडिमेंट का एज पता है कि ये सेडिमेंट किस टाइम पे था, और ये सेडिमेंट जिस टाइम पे होगा, अगर न्यू स्पीसीज उस टाइम पे आई होगी, मतलब कि हम इसका ईयर भी इसके साथ कोरिलेट करके बता सकते हैं। एनसीईआरटी यही कहता है, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट, अलग अलग सेडिमेंट के जो एज हैं, कंटेन द फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, वो अलग अलग फॉसिल्स, अलग अलग लाइफ फॉर्म के फॉसिल्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, जो प्रोबेबली उस टाइम पे क्या हो चुके थे, मर चुके थे, वो प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर सेडिमेंट। मानो कि ये एक सेडिमेंट है, इस सेडिमेंट के बाद क्या हुआ, हमारा डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया। मानो ये एक सेडिमेंट है, यहाँ पे क्या हुआ, डोडो की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये सेडिमेंट नए आए, तो हम इस पुराने वाले सेडिमेंट का क्या कर सकते हैं, हमको ईयर पता है कि ये इस टाइम पे ये सेडिमेंट था, तो इसका ईयर पता चल गया, तो हम किसका ईयर पता कर सकते हैं, हमारे फॉसिल्स का भी ईयर पता कर सकते हैं कि हमारी फॉसिल्स किस टाइम पे अपीयर हुई थी, या फिर किस टाइम पे कंप्लीटली डिसअपीयर हुई थी। some of them appear similar to the modern organism। ये डायनासोर की बात करता है कि डायनासोर का जो फैमिली ट्री था ना, उसमें से बहुत सारे जो थे हमारे आज के मॉडर्न ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई देते हैं। जैसे देखो डायग्राम, देखो फिगर कहता है देखने के लिए 6.2, आप अपने बुक में देखेंगे, क्योंकि यहाँ के बैकग्राउंड चेंज करने की वजह से थोड़ा कलर चेंज हो रखा है। देखो ये बेसिकली फैमिली ट्री है, हमारे डायनासोर की फैमिली ट्री है। यहाँ पे क्या होगा, डायनासोर का एंसेस्टर होगा, उसका पूर्वज होगा। इस एंसेस्टर से ही ये सारे के सारे डायनासोर की स्पीसीज क्या होगी, निकली हुई है, सारे के सारे। ये बेसिकली फैमिली ट्री है, देखो लिखा है द फैमिली ट्री ऑफ द डायनासोर। इसमें से बहुत सारे जो होते हैं ना मॉडर्न ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई देते हैं। जैसे देखो क्रोकोडाइलियन, आज भी हम लोग क्रोकोडाइल जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं इसी की तरह दिखता है। आपके आर्कियोप्टेरिक्स बेसिकली क्या होता है, आर्कियोप्टेरिक्स होता है रेप्टाइल और बर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। मतलब ये है तो रेप्टाइल, लेकिन इसके पास बर्ड वाले भी फीचर आ गए थे, इसके पास विंग्स थे, जिसकी वजह से वो क्या हो सकता था, फ्लाई कर सकता था। तो आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक होता है किसके किसके बीच का, रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच का। तो मैं ये समझा रही थी कि जो कुछ अपीयर हुए थे, कुछ जो उसमें से ऑर्गेनिज्म डिसअपीयर हुए थे, या फिर जो डायनासोर का फैमिली ट्री था उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म मॉडर्न डे ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई देते थे। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब वो किसको, वो फिगर 6.2 दिखा रहा है कि वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। एग्जाम्पल क्या है, डायनासोर, डायनासोर की स्पीसीज क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। कब गायब हुई थी, आज से 65 मिलियन ईयर अगो क्या हुई थी, इनकी स्पीसीज गायब हुई थी। A study of fossils in a different sedimentary layer indicate the geological period in which they exist। जो हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स का, मानो कि इस सेडिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक फॉसिल्स मिला, उस फॉसिल्स की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो जो हम फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं अलग अलग, मानो यहाँ पे एक मिला, डिफरेंट सेडिमेंट में क्या मिल रहा है, अलग अलग फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं। वो क्या इंडिकेट करता है कि इस जियोलॉजिकल पीरियड में, इस अर्थ के सेगमेंट में, इस अर्थ के सेडिमेंट में वो क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, वो जियोलॉजिकल पीरियड दिखाता है जिसमें वो स्पीसीज क्या कर रही थी, आपके एग्जिस्ट कर रही थी, उस टाइम पे वो प्रेजेंट थी। The study showed that life form varied over time and certain life form are restricted to certain geological time span। Basically ये स्टडी क्या शो करता है, मानो कि ये 100 मिलियन ईयर एगो हमारा क्या था, सेडिमेंट था,
और ये सेडिमेंट कब था? 65 मिलियन ईयर अगो का पहली बार डायनासोर मानो यहाँ देखने के लिए मिला। और 65 जब ये सेडिमेंट था तब जाके डायनासोर की स्पीसीज दिखनी बंद हो गई। मतलब हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि इस दौरान में ही क्या हुआ होगा, डायनासोर की स्पीसीज आई होगी और डायनासोर की स्पीसीज क्या हो गई होगी, आपके एक्सटिंक्ट हो चुकी होगी। मानो ये 100 मिलियन ईयर से 100 to 65 इसका क्या था, लाइफ स्पैन था। समझ में आया? तो ये हम क्या कर सकते हैं, उस जियोलॉजिकल टाइम स्पैन को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता है न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मतलब नए नए लाइफ भी क्या होते गए, आपके अराइज होते गए अलग अलग सेडिमेंट में, अलग अलग अर्थ के हिस्ट्री में। ऑल दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। और इन सारे को हम क्या बोलते हैं कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है। ये फॉसिल्स वगैरह की क्या है, एविडेंस है। इससे हमको ये पता चलता है ना कि हमारा अर्थ जब किस टाइम पे क्या था और फॉसिल्स किस टाइम पे क्या थे, और हमको ये शो करता है कि कहीं ना कहीं एवोल्यूशन का क्या है, एविडेंस है। जैसे फादर सोरेस ने ये बोल दिया था कि कोई भी न्यू स्पीसीज ऐड नहीं होती है, कोई भी न्यू स्पीसीज हमारी गायब नहीं होती है, हमारा डाइवर्सिटी सेम का सेम है। तो इसको देखने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी डाइवर्सिटी क्या होती रही है, चेंज होती रही है। न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हुए हैं, न्यू न्यू स्पीसीज क्या हुई है, ऐड हुई है। और जो पुराने स्पीसीज है वो बहुत सारे स्पीसीज क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो डाइवर्सिटी हमारी ऑलवेज सेम नहीं रही है। ये पहला एविडेंस बताता है कि कहीं ना कहीं क्या हो रखा है, एवोल्यूशन हो रखा है। तो डार्विन साहब की कहीं ना कहीं बातें क्या हो रखी है, सही हो रही है। अब देखेंगे दूसरा एविडेंस। दूसरा एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। मतलब कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट एवोल्यूशन जो किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने दिए थे। किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने। उन्होंने ये बताया था कि कुछ सर्टेन फीचर जो होते हैं वो सारे के सारे कॉमन होते हैं आपके एम्ब्रियो के वर्टिब्रा में। मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके एम्ब्रियो के कुछ कॉमन फीचर होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, बट जब वो एडल्ट में जाते हैं ना तो वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। किसी में फंक्शनल हो जाता है, किसी में नॉन फंक्शनल हो जाता है। जैसे देखो कहता है अर्नस्ट हैकल अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ सर्टेन फीचर है जो कॉमन है सारे के सारे वर्टिब्रेट में, लेकिन बाद में वो एब्सेंट हो जाते हैं किसमें, एडल्ट में। जैसे कि हमारे वर्टिब्रेट्स कौन कौन से होते हैं, परम होता है, परम में क्या हो जाएगा, पी से पाइसिस, ए से एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल, ए से एप्स बर्ड की ग्रुप, और एम से क्या हो जाएगा, मैमल्स। ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में ना 4 फीचर कॉमन होते हैं उनके एम्ब्रियो में। पहला जो होता है वो होता है नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम, अभी आप 12th में हो तो एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि आपने ये पढ़ा होगा कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पहला उसका फीचर होता है। दूसरा फीचर होता है आपका नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तीसरा होता है फैलेंजियल गिल स्लिट जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और चौथा होता है पोस्ट एनाल टेल। ये बेसिकली कुछ सर्टेन फीचर हैं जो कि सारे के सारे एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रा में देखने मिलते हैं, मतलब वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो स्टेज में देखने मिलते हैं। लेकिन जैसे मानो ये फैलेंजियल गिल स्लिट, फैलेंजियल गिल स्लिट आपके केवल किस में फंक्शनल हो जाते हैं, अडल्ट में। जब ये सारे के सारे परम जाएंगे तो ये जो फैलेंजियल गिल स्लिट है ना ये केवल किस में फंक्शनल हो जाएगा, आपके पाइसेस में फंक्शनल होंगे। जो फिश का आपका क्लास है उसमें क्या हो जाएगा, आपका फंक्शनल होगा। बाकी सारों में क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल। क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्या है, एक्वेटिक नहीं है, हमको लंग्स की जरूरत है, बट पाइसेस क्या है, एक्वेटिक है। तो उनको क्या करना होगा, रेस्पिरेशन के लिए उनको गिल्स की जरूरत पड़ेगी। तो फैलेंजियल गिल स्लिट केवल किसमें कॉमन, केवल किसमें फंक्शनल होता है, हमारे पाइसेस में। तो वही कहता है कि फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रा इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनके पास क्या थे शुरू में, एम्ब्रियो में क्या थे, रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट। उनके पास क्या था, आपके गिल स्लिट थे, उसके हेड बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे।
बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश, लेकिन वो केवल किस में फंक्शनल होता है, हमारे फिश में फंक्शनल होता है, बाकी सारे वर्टिब्रेट्स में क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रा, बाकी किसी के एडल्ट वर्टिब्रा में नहीं मिलता है आपका गिल स्लिट। तो उन्होंने ये बताया कि बेसिकली जो एम्ब्रियो है उनके जो कुछ सर्टेन फीचर है वो कुछ में ही जाके फंक्शनल होते हैं, बाकी सब में क्या हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। लेकिन इस जो प्रपोजल था उसको डिसअप्रूव किया था किसने, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने। उन्होंने ये बताया था, ही नोटेड, देखो साइंटिस्ट का नाम टिक कर लेना इंपॉर्टेंट होता है, तो he noted that embryo never pass through the adult stage of the other animal, मतलब कहता है कभी भी एम्ब्रियो किसी और के अडल्ट स्टेज से पास नहीं होता है। किसी और के अडल्ट स्टेज से पास होने का क्या मतलब है कि जो फाइलेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट था आपके पाइसेस में, वो बेसिकली पाइसेस में ही क्या है, फंक्शनल है, बाकी किसी और में फंक्शनल नहीं है। इसका ये मतलब है कि किसी और का एम्ब्रियो जो है वो आपका क्या नहीं हुआ है, एडल्ट स्टेज के थ्रू क्या नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है। मतलब अगर पास होना होता तो फिर इन सारों में भी क्या प्रेजेंट होता, फाइलेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता। तो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर जो थे उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था, डिसअप्रूव्ड किया था। ये भी क्या बताता है, बेसिकली एविडेंस कैसे हुआ, हम बेसिकली एविडेंस देख रहे हैं, क्योंकि देखो पाइसेस में फाइलेंजियल गिल स्लिट है, उसके बाद धीरे धीरे हम क्या किए, अडेप्ट किए। एडेप्टेशन कैसे आता है, वेरिएशन से आता है, और वेरिएशन किसको लीड करता है, इवोल्यूशन को लीड करता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अलग अलग वेरिएशन आए, अलग अलग वेरिएशन आया, वेरिएशन किसको लीड करेगा, हमारे इवोल्यूशन को। इसका मतलब ये सेकंड प्रूफ है हमारे एविडेंस का, सॉरी सेकंड प्रूफ है हमारे इवोल्यूशन का, एविडेंस है हमारे इवोल्यूशन का। तो दो एविडेंस हमने देख लिया। तीसरा एविडेंस है आपका, देखो क्या, पहला समझो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस। एनाटॉमी मतलब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो कहता है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलरिटी एंड डिफरेंस among organism of today and those that existed year ago। मतलब जब हम एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी देखेंगे वो हमको क्या दिखाता है कि जो स्पीसीज आज प्रेजेंट है और जो स्पीसीज आज से 1000 ईयर पहले प्रेजेंट थी उनके बीच में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ क्या है, डिसिमिलरिटी है। कैसे, जैसे देखो हम लोग होमो सेपियन है, हम होमो इरेक्टस से होमो हैबिलिस से सिमिलर भी हैं और क्या है, डिफरेंट भी हैं, क्योंकि होमो इरेक्टस जो होमो हैबिलिस थे वो इरेक्ट नहीं होते थे, वो बेसिकली झुक के चलते थे, लेकिन आज हम इरेक्ट होके चलते हैं। उनकी ब्रेन कैपेसिटी अलग था, मतलब क्रेनियल कैपेसिटी अलग थी, हमारी अलग है। तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन तो हुआ है, और ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर भी क्या रहे हैं, सेम रहे हैं, हमारे एंसेस्टर कहीं ना कहीं सेम रहे हैं। अगर हम एक दूसरे से सिमिलर पैटर्न दिखाते हैं तो वो ये शो करता है कि हमारे एंसेस्टर क्या रहे हैं, सेम रहे हैं। जैसे आगे देखो पढ़ने मिलेगा, ये आपके फैमिली ट्री है डायनासोर की। बेसिकली ये तो नीट में नहीं पूछा जाता है, बट इन केस अगर पूछ लिया तो आप बस ऐसे पूछेगा कि इसका नाम, यहाँ पे ये सीक्वेंस दे देगा, नाम गायब कर देगा, आपको उसका नाम लिखना होगा। तो आप नाम याद कर लो, मैं बता रही हूँ, ट्रिक याद कर लो, ट्राई डॉन क्लाइंब अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच। ये ट्रिक है। ट्राई से क्या हो जाएगा, ट्राइसेराटॉप्स। फिर ये सेकंड ट्राई से टाइरेनोसॉरस। इसमें देखो, इसमें ट्राई वाले वर्ड को क्या कर दिया, रिजेंबल कर दिया। तो ध्यान रखना, रिजेंबल वाले को बाद में कर देना, तो पहले आ जाएगा ट्राइसेराटॉप्स, उसके बाद क्या, या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हो सबसे टॉप पे कौन होगा, टॉप से रिलेटेड ध्यान रख सकते हो कि ट्राइसेराटॉप्स सबसे टॉप पे होगा, फिर टाइरेनोसॉरस होगा, एंड देन कौन होगा, टिरानोडॉन होगा। डॉन से ध्यान रखोगे, क्लाइंब, सी से ध्यान रखोगे क्रोकोडिलियन, इसके बाद ए से कौन आया, आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि क्या था,
कनेक्टिंग लिंक था हमारे रेप्टाइल और बर्ड के बीच का। जैसे यूग्लिनॉइड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े होगे आपने। यूग्लिनॉइड क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक बीच का क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक होता है। जैसे कि यूग्लिनॉइड से पहले जो थे क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। और जो आपके बाद में होते हैं यूग्लिनॉइड से जो बाद में होते हैं स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स, वो क्या दिखाते हैं? हेटेरोट्रॉफिक दिखाते हैं। लेकिन यूग्लिनॉइड जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन दिखाता है। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉफिक दिखाएगा, सनलाइट एब्सेंट है तो वो हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करता है। वैसे ही ये क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स से कनेक्टिंग लिंक है आपके रेप्टाइल और बर्ड के बीच का। स्ट्रॉन्ग एस से ध्यान रखना स्टीगोसॉरस, और बी से ध्यान रखना ब्रैकियोसॉरस। ये आपकी फैमिली ट्री है, आप चाहो तो आप नोट कर लो, आप ट्रिक याद कर लेना। चलो, तो हम देख रहे थे वो सिमिलैरिटी वाला कि आज की जो मॉडर्न डे ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी दिखाती है, कुछ डिफरेंस दिखाती है, जो आज से हजारों साल पहले क्या कर रहे थे? एग्जिस्ट कर रहे थे। कहता है सच सिमिलैरिटी कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वेयर शेयर्ड और नॉट। कहता है कि ऐसी सिमिलैरिटी क्या दिखाती है? ये बताती है हमें कि हमारे एंसेस्टर शेयर हो रहे हैं कि नहीं। मानो कि कुछ ना कुछ सिमिलर है, जैसे कि वेल्स मैमल में आते हैं, बैट्स मैमल में आते हैं, और आपके चीता वगैरह मैमल्स में आते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ सिमिलैरिटी शो करेंगे तो हम बता पाएंगे ना कि ये कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर क्या है? कॉमन है। तो वही बता रहा है कि अगर कुछ सिमिलैरिटी देखने मिलती है तो वो हमको ये बताता है कि कॉमन एंसेस्टर शेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल आ ही गया, वेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमन, ये सारे सिमिलैरिटी दिखाते हैं इन द पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्ब। मतलब जो हमारे फोर लिम्ब होते हैं ना, वो फोर लिम्ब के जो पैटर्न होते हैं, कौन कौन से फोर लिम्ब में कौन कौन से बोन्स होते हैं? रेडियस हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, मेटाकार्पेल हो गया, कार्पेल हो गया, फैलेंजेस हो गए। ये सारे क्या दिखाते हैं? ये सारों में, ये जो भी आपके मैमल्स दिए हैं ना, इन सारों में ये बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल और फैलेंजेस। तो ये बता रहा है ना कि हमारे एंसेस्टर कहीं ना कहीं क्या रहे हैं? कॉमन रहे। हो सकता है कि सबका जरूरत अलग हो। जैसे फोरलिम्ब, वेल फोरलिम्ब का यूज किसके लिए करता है? स्विमिंग करने के लिए, स्विम करने के लिए। बैट्स किस लिए करता है? पेड़ से उल्टा लटकने के लिए। चीता किस लिए करता है? भागने के लिए। ह्यूमन बीइंग फोरलिम्ब का यूज क्यों करता है? अपने वर्क को करने के लिए। तो इन सारे का एंसेस्टर तो कॉमन है, स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, बट फंक्शन क्या हो रखा है? अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो रखा है, अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या हो चुका है? अडेप्ट हो चुका है। तो यही देखना है कि अगर इनके अंदर सिमिलरिटी है, मतलब कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर क्या है? कॉमन है। जैसे देखो कहता है थ्रू दिस फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये फोर लिम्ब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन सारे एनिमल्स में they have a similar anatomical structure, मतलब फंक्शन तो डिफरेंट है बट एनाटॉमिकली मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है। मतलब सबके के पास ऑल ऑफ देम हैव क्या होगा? ह्यूमरस होगा, रेडियस होगा, अल्ना होगा, कार्पेल, मेटाकार्पेल एंड फैलेंजेस होंगे। किसमें? इन देयर फोर लिम्ब, उनके फोर लिम्ब है। मतलब सबके बोन्स के पैटर्न तो सेम है बट सबके फंक्शन क्या हो रखे हैं? अलग अलग हो रखे हैं। हेंस इन दिस एनिमल, इसलिए इन सारे एनिमल में, इन दिस एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड। कहता है कि इन सारे एनिमल में स्ट्रक्चर तो सेम है, सबके स्ट्रक्चर सेम है, सब में मेटाकार्पल, कार्पल, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस है, लेकिन इनके फंक्शन उनके नीड के अकॉर्डिंग क्या हो रखी है? अलग अलग डायरेक्शन में जा चुकी है। तो इसको पता है हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब वो क्या हो रखा है? फंक्शन के लिए वो डाइवर्ट हो रखा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा चुका है। स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन वो एक जगह से क्या हो रखे हैं? ओरिजिनेट होके अलग अलग डायरेक्शन में जा चुके हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। किसी की नीड भागने की है तो फोर लिम्ब उसका उसके लिए अडेप्ट हो गया है,
किसी की फोर लिम्ब की नीड है कि हमको स्विम करना है, उसका फोर लिम्ब स्विमिंग करने के लिए अडेप्ट हो चुका है, हमारा वर्क करने के लिए अडेप्ट हो चुका है। तो सबके अलग अलग नीड है और वो नीड के अकॉर्डिंग क्या हो चुके हैं, डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट हो चुके हैं इन द डिफरेंट डायरेक्शन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और स्ट्रक्चर अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। होमोलोगस मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर इसके क्या होंगे, सेम होंगे। इनमें सबके स्ट्रक्चर तो सेम है, व्हेल, बैट, चीता, सब में क्या है, स्ट्रक्चर तो सेम है। देखो रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, सारे स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग अलग है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एचडी ट्रिक से याद रखना, एचडी ध्यान रखना और दूसरा ट्रिक एसी ध्यान रखना। एच मतलब होमोलोगस स्ट्रक्चर, डी मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ए मतलब एनालोगस और इसके जस्ट अपोजिट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ट्रिक ध्यान रखोगे, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट होता है, क्या होता है, तो आप ट्रिक से ध्यान रखना। एचडी ट्रिक होता है किसके लिए, कि होमोलोगस स्ट्रक्चर है मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, एनालोगस स्ट्रक्चर है मतलब वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे एचडी का, होमोलोगस स्ट्रक्चर और किसका, हमारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। जैसे देखो ह्यूमन बीइंग में हार्ट होते हैं और ब्रेन होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग का हार्ट और ब्रेन का ओरिजिन क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग। एक सर्कुलेशन कराता है, दूसरा न्यूरल कंट्रोल कराता है, हमारे नर्व्स के बेसिस पे काम करता है, एंड हार्ट हमारा ब्लड के बेसिस पे काम करता है। तो इन दोनों के फंक्शन अलग है बट ओरिजिन क्या है, सेम है। तो दूसरा एचडी का एग्जांपल, होमोलोगस डाइवर्जेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेट्स का हार्ट और ब्रेन, इन दोनों की ओरिजिन क्या होती है, सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होंगे बट फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन डिफरेंट होगा। तो ये हमारा पहला एग्जांपल फोर लिम्ब वाला हो गया और दूसरा एग्जांपल हमारा वर्टिब्रेट्स का हार्ट एंड ब्रेन हो गया। अब आ जाओ तीसरे एग्जांपल में जो हम प्लांट में देखेंगे। इन प्लांट में जैसे क्या होता है, थॉर्न होता है और टेंड्रिल होता है। थॉर्न किसके अंदर होता है, एक बोगनविलिया प्लांट होता है जिसके अंदर थॉर्न होता है, और कुकुरबिट्टा प्लांट होता है जिसमें क्या होता है, हमारे टेंड्रिल होते हैं। थॉर्न और टेंड्रिल दोनों का ओरिजिन सेम जगह से होता है, स्ट्रक्चर उनके क्या होंगे, दोनों की ओरिजिन सेम जगह से हुई है, दोनों आपके नोड से निकले हुए हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। नोड आपका किस चीज में है, सॉरी थॉर्न किस चीज में हेल्प करता है, थॉर्न आपका बेसिकली किसी जो ब्राउजिंग एनिमल होते हैं, जो घास वगैरह चढ़ते हैं या फिर प्लांट वगैरह को खाते हैं, उस ब्राउजिंग एनिमल से उनको प्रोटेक्ट करता है, उस प्लांट को बेसिकली बचा के रखता है ताकि ब्राउजिंग एनिमल उसको खा नहीं जाए। टेंड्रिल किस चीज में हेल्प करता है, प्लांट को क्लाइंब करने में, चढ़ाने में किसी जगह पे हेल्प करता है। तो देखो थॉर्न और टेंड्रिल, थॉर्न किस में होगा, बोगनविलिया, और टेंड्रिल किस में होगा, कुकुरबिट्टा में होगा। ये रिप्रेजेंट करता है होमोलॉजी, मतलब स्ट्रक्चर इनके क्या है, इनके ओरिजिन देखो स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। होमोलॉजी किस पे बेस्ड होता है, हम लोग देख चुके हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे, और जस्ट अपोजिट हो जाएगा एनालोगस, किस पे हो जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब किस पे हो जाएगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पे। कन्वर्जेंट का क्या मतलब हुआ, अभी देख लेंगे। देखो क्या होता है कन्वर्जेंट का मतलब, मानो कि उनका, ये तो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे वैसे, बट देख लो कन्वर्जेंट का क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर किसी सेम फंक्शन पे किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है, एनाटॉमिकली उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, किसी का स्ट्रक्चर अलग चीज, किसी कंपाउंड से बना है, अलग किसी चीज से बना है, लेकिन फंक्शन दोनों के सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब अलग अलग जगह से निकल के सेम जगह पे आके एक पॉइंट पे आके मिल जाना, दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे देखो बटरफ्लाई का विंग और बर्ड का विंग दोनों एनाटॉमिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है, दोनों का विंग किसका बना होगा, जैसे बर्ड का जो विंग होता है वो फेदरी होता है, बट जो बटरफ्लाई का जो विंग होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो गया,
तो दोनों का एनाटॉमिकली क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बट फंक्शन दोनों का क्या है, दोनों किस चीज में हेल्प करेंगे, उड़ने में हेल्प करेंगे, फ्लाई करने में हेल्प करेंगे। तो फंक्शन दोनों के सेम होंगे बट स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग अलग। दैट इज नोन एज व्हाट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो एग्जांपल में दे रखा है, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड लुक अलाइक, देखने में वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, बट दोनों का फंक्शन क्या होता है, दोनों फ्लाई करने में हेल्प करेंगे। हेंस एनालोगस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे बट फंक्शन क्या होगा, हमारा सेम होगा। स्ट्रक्चर तो अलग अलग रहेंगे बट उनके फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दूसरे एग्जांपल देख लो, जैसे कि किसी का भी आई, मानो किसी एनिमल का आई या हमारा आई, दोनों किसके लिए काम करेगा, देखने के लिए काम करेगा, मतलब फंक्शन सेम है। लेकिन ऑक्टोपस का आई और ह्यूमन बीइंग का आई, दोनों में फंक्शन एनाटॉमिकली क्या है, दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है। एनाटॉमिकली दोनों अलग अलग चीजों से बने हुए हैं, अलग अलग उनके अंदर नर्व्स वगैरह पास होते हैं, जो भी है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, बट दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। दोनों ऑर्गेनिज्म में आई किसके लिए काम करेगा, क्या फंक्शन होगा, देखने के काम करेगा। तो एनालोगस कन्वर्जेंट का दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, क्या हो जाएगा, ऑक्टोपस का आई और मैमल का आई, ये दोनों के फंक्शन अलग अलग, फंक्शन सेम होंगे, स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। फ्लिपर मतलब होता है कि फोर लिम्ब अडेप्ट कर चुका है स्विम करने के लिए, जैसे डॉल्फिन और पेंगुइन दोनों एक्वेटिक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, स्विम करेंगे। तो जैसे हमारा फोर लिम्ब अडेप्ट किया है वर्क करने के लिए, इनका फोर लिम्ब स्विम करने के लिए अडेप्ट कर चुका है। तो इनके फ्लिपर में स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, एनाटॉमिकली दोनों को फ्लिपर अलग अलग होगा, बट दोनों का फंक्शन क्या होगा, फ्लिपर का क्या फंक्शन है, स्विम कराने का, तो फंक्शन तो सेम होंगे बट दोनों के एनाटॉमिकली क्या होंगे, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। तो ये तीसरा एग्जांपल हो जाएगा किस चीज का, एनालोगस कन्वर्जेंट का। नेक्स्ट देखो, चौथा एग्जांपल हो जाता है जैसे कि आपके पोटैटो और स्वीट पोटैटो। पोटैटो क्या होता है, रूट मॉडिफिकेशन होता है। स्वीट पोटैटो आपका रूट मॉडिफिकेशन होता है और पोटैटो क्या होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग, एक रूट मॉडिफिकेशन है, एक स्टेम मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चर तो अलग हो गया बट दोनों का क्या फंक्शन होता है, दोनों किस में हेल्प करता है, स्टोर करने में। उनका फंक्शन क्या होता है, वो स्टोर करते हैं, किस चीज को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। तो देखो लिखता है कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज अनदर एग्जांपल ऑफ एनालोगस, क्योंकि ये क्या करते हैं, दोनों का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। दोनों क्या करेंगे, स्टार्च को स्टोर करेंगे। ये हमारे स्टार को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा सारा किसका, एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। ये हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट एविडेंस, ये क्या बताता कि कहीं ना कहीं चीजें क्या हो रखी है, सिमिलैरिटी दिखाती है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें क्या है, सिमिलर है। कहीं किसी किसी का स्ट्रक्चर सिमिलर है, किसी किसी का फंक्शन सिमिलर है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे एंसेस्टर कहीं ना कहीं क्या रहे होंगे, कॉमन रहे होंगे। जैसे कि ऑल वर्टिब्रेटा, सारे वर्टिब्रेटा के हार्ट और ब्रेन, इनके फंक्शन अलग होते, इनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं बट फंक्शन अलग होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओरिजिन इनका क्या होता है, सेम होता है। तो कहीं ना कहीं सारे वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर क्या रहे होंगे, कॉमन रहे होंगे। तो ये एविडेंस इवोल्यूशन का ये बता रहा है कि हमारे एंसेस्टर क्या रहे होंगे, कहीं ना कहीं कॉमन रहे होंगे। तो एंसेस्टर रहे हैं, उसके बाद आज हम लोग इवॉल्व हुए हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाए। तो ये भी दिखाता है कि इवोल्यूशन कहीं ना कहीं हुआ है। तो फादर सॉरेज की जो तीनों कोनोटेशंस थी वो क्या हो रही है, गलत हो रही है। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपके एविडेंस है, ये चौथा एविडेंस है। कहता है इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे कि आप जो आर्ग्यूमेंट आप करते आ रहे हो उस सेम लाइन में आप चलो, कि जैसे मानो कि आप दिखा रहे हो कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी जैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एंसेस्टर उनके क्या रहे हैं, कॉमन रहे हैं। जैसे हमने ये बोला कि हमारे
स्ट्रक्चर सेम है, मतलब कि जैसे फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर सेम है हमारा और वेल्स का, बैट्स का, चीता का, तो हमारे एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे। वैसे ही अगर किसी का बायोकेमिकल चीजें सिमिलर है, मतलब उसके भी एंसेस्टर सेम है, मानो किसी का प्रोटीन और जीन का स्ट्रक्चर अरेंजमेंट सेम है, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रहा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, फिर समझ में आएगा। जैसे देखो, जीन क्या होता है, बेसिकली जीन होता है आपका एक कोडिंग सेगमेंट डीएनए का, जो कोड करता है, जो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। वो एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। अब मानो कि अब ये प्रोटीन, मानो कि एक एंजाइम है जो कि क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। एक ये हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज का क्या फंक्शन होता है, आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, आप अच्छे से जानते हो। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो अगर ये ह्यूमन बीइंग में हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया में, प्रोटिस्टा में, या फिर हॉर्स में, डॉग में, जो भी एनिमल्स है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, सेम फंक्शन करेगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देगा। ऐसा थोड़ी है कि ग्लूकोज 5 फॉस्फेट बनाएगा। तो ये बताता है कि अगर जीन लेवल पे भी, प्रोटीन लेवल पे भी कोई सिमिलरिटी है, तो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। आपका चौथा एविडेंस ये था कि अगर किसी का जीन और प्रोटीन भी क्या है, सिमिलर है, तो कहीं ना कहीं उसके एंसेस्टर भी क्या रहे होंगे, कॉमन रहे होंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है मैन हैज ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। मैन ने क्या किए हैं, अलग अलग ब्रीड बनाए हुए हैं। और रहने दो, यहां से आगे कंटिन्यू कर लेंगे कल। वेट, हाँ ये वाला देख लो, इसके बाद कल यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। कहता है मैन हैज ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट। मैन ने अपने ब्रीड तैयार करने के लिए उन्होंने कुछ प्लांट को सिलेक्ट किया, कुछ एनिमल को सिलेक्ट किया। किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, आपकी गाय भैंस से दूध निकालने के लिए, फिर जो भी हो। स्पोर्ट्स के लिए, जैसे हम लोग हॉर्स को क्या करते हैं, हॉर्स की अच्छी ब्रीड बनाएं ताकि हम हॉर्स राइडिंग कर सके। स्पोर्ट्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डॉग की अच्छी ब्रीड बनाएंगे ताकि वो हमको क्या कर सकेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप। बहुत सारे मैन ने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल और क्रॉप को क्या रखा है, डोमेस्टिकेटेड। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम द अदर ब्रीड। जैसे मानो साइबेरियन डॉग है, मानो ये क्या है, साइबेरियन डॉग है। साइबेरियन डॉग क्या करता है, किसके लिए जाना जाता है, एग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। और बुलडॉग है, बुलडॉग का क्या होता है, साइज बहुत बड़ा होता है। अगर हम इन दोनों को ब्रीड कराएंगे, इन दोनों का मिक्स ब्रीड बनाएंगे, तो वो मिक्स ब्रीड के पास दोनों कैरेक्टर आ जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, एग्रेसिव भी होगा और दूसरा क्या होगा, उसका साइज भी अच्छा खासा है, हेल्दी भी है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पस में हमको काफी हेल्प हो जाएगा। अब इस मिक्स ब्रीड को तुम फिर नेक्स्ट मिक्स ब्रीड के साथ ही क्या करा रहे हो, इन ब्रीड करा रहे हो। ऐसे करके तुम लगातार 6 जनरेशन 7 जनरेशन इन ब्रीड करा रहे हो, तो वो कैरेक्टर उसके अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं, जिसमें आप कंटिन्यूअसली 3 4 5 6 जनरेशन तक, 7 जनरेशन तक क्या कराते हो, ब्रीडिंग कराते हो, और वो कैरेक्टर उसके अंदर बैठ जाता है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, ट्रू ब्रीडिंग बोलेंगे। तो मैन ने क्या बनाया, अलग अलग ब्रीड बनाया अपने यूजेस के हिसाब से अपने लिए। तो बेसिकली ये आर्ग्यू करता है कि अगर 100 साल में मैन अगर क्रिएट कर सकता है नए ब्रीड को, तो नेचर के पास तो मिलियन ऑफ द ईयर है, क्या नेचर नहीं क्रिएट कर सकता है। फादर सोरेस की भी यहाँ पे बात फिर से गलत होती है, जो उन्होंने कहा कि हमारी डाइवर्सिटी जैसी थी वैसी है, वैसी ही रहेगी। बिल्कुल भी नहीं, हमारे नेचर के पास मिलियन ऑफ द ईयर थे, उसमें नए नए डाइवर्सिटी आई भी, और कुछ डाइवर्सिटी, कुछ स्पीसीज क्या भी हुए, एक्सटिंक्ट भी हुए। तो यही कहता है कि अगर मैन 100 साल में बना सकता है न्यू ब्रीड, तो नेचर के पास तो मिलियन ऑफ द ईयर थे, वो बिल्कुल कर सकता है। यहाँ तक हो गया, बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से।
दूसरा ये एविडेंस है, दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन है जो हमारे एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। बेसिकली इसमें क्या था ना कि 1850s के पहले जब इंडस्ट्री वगैरह नहीं आए थे तो उस टाइम पे क्या था, पॉल्यूशन नहीं था, और पॉल्यूशन नहीं होगा तो लाइकेन क्या करेगा, ग्रो करेगा। बिकॉज हम जानते हैं 11th में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि लाइकेन आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन उसी जगह पे ग्रो करते हैं, उसी एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्री नहीं थी तो लाइकेन का संख्या बहुत ज्यादा था, और लाइकेन बेसिकली सारे ट्री ट्रंक का कलर चेंज करके बेसिकली व्हाइट कलर के कर दिए थे। और उस टाइम पे दो टाइप के मॉथ मिलते थे, एक मिलते थे व्हाइट विंग मॉथ, दूसरे मिलते थे हमको डार्क विंग मॉथ। डार्क विंग मॉथ का दूसरा नाम था मेलेग्नाइज्ड मॉथ। मेलेग्नाइज्ड मॉथ का क्या मतलब है कि उसके में मेलानिन ज्यादा होगा, मेलानिन ज्यादा है मतलब वो डार्क कलर का होगा। तो दो टाइप के हमको मॉथ मिलते थे। तो अगर लाइकेन प्रेजेंट है और ट्री ट्रंक का कलर व्हाइट कलर है तो व्हाइट वाले में व्हाइट कलर का मॉथ जो होगा वो इजिली छुप जाएगा, कैमोफ्लेज हो जाएगा। बट जो डार्क कलर का आपका मॉथ होगा वो विजिबल हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड क्या है, लाइकेन की वजह से ट्री ट्रंक का बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट, और डार्क मॉथ किस कलर में होंगे, डार्क में होंगे। तो प्रीडेटर अगर उनको खाने के लिए आएंगे तो जो कैमोफ्लेज है वो उनको नहीं पहचान पाएंगे, नहीं पता चलेगा। बट जो डार्क कलर के विंग, डार्क विंग वाले मॉथ है वो उनको इजिली आपके क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे और उनको खा जाएंगे। फिर सेम सिचुएशन, सेम चीज आपके देखी गई सेम एरिया में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब 1920 के आसपास देखा गया जब इंडस्ट्री वगैरह आ गए। और जब इंडस्ट्री आ गया मतलब क्या हुआ, पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन आया मतलब लाइकेन वहां से गायब हो जाएंगे। पॉल्यूशन आएगा तो ट्री का कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो जब ट्री का कलर डार्क हुआ ना तो उसमें डार्क कलर वाले मॉथ इजिली कैमोफ्लेज हो जा रहे थे, इजिली गायब हो जा रहे थे, मतलब इजिली उसके अंदर छुप जा रहे थे, हाइड हो जा रहे थे। तो जो प्रीडेटर थे ना वो व्हाइट विंग वाले मॉथ को क्या कर लेते थे, पिक कर ले रहे थे, क्योंकि व्हाइट वाला इजिली विजिबल हो जाएगा अगर बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड हमारा डार्क है। तो उस टाइम पे व्हाइट वाले मॉथ की क्या हो गई, काउंटिंग कम हो गई। तो वही बता रहा है आपका ये इवोल्यूशन का एविडेंस इसलिए क्योंकि दोनों कंडीशन में कभी भी ये नहीं कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी की पूरी डार्क विंग वाली मौत खत्म हो गई, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी व्हाइट विंग मौत खत्म हो गई। कभी भी पूरी स्पीसीज वाइप आउट नहीं हुई है, कभी पूरी स्पीसीज खत्म नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि हर एक स्पीसीज के पास होता है बेटर सर्वाइवलिटी के चांस, वो क्या कर जाता है, बेटर सर्वाइव कर जाता है। तो उसमें या फिर आप इससे रिलेट कर सकते हो, डार्विन ने बताया था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास मोर ऑफ द प्रोजेनी रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके सर्वाइवलिटी के चांसेस क्या है, ज्यादा है। मानो कि मॉथ ने, व्हाइट विंग मॉथ या डार्क विंग मॉथ, मानो अगर 20 ऑर्गेनिज्म, उनके 20 प्रोजेनी होते तो अगर 99.9% अगर स्पीसीज उनकी डेड कर रही है मतलब पूरी की पूरी स्पीसीज उनकी खत्म हो गई। लेकिन अगर मानो कि 2 करोड़ है, व्हाइट विंग अगर 2 करोड़ है, प्रीडेटर खाता भी है तो कितना खाएगा, लास्ट में 20,000 30,000 तो बच जाएंगे ना। और वो क्या कर जाएंगे, फिर बेटर सर्वाइव कर जाएंगे, बेटर अडेप्ट कर जाएंगे और उनके सर्वाइबिलिटी के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो डार्विन ने जो बात बताई थी कि जिसके जितनी ज्यादा प्रोजेनी रहेगी वो उतना ज्यादा क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ये बात भी यहाँ पे क्या हो गई, सही हो गई। क्योंकि जो अलग अलग वेरिएंट है, जो दोनों वेरिएंट है, एक व्हाइट विंग मॉथ और एक डार्क विंग मॉथ, दोनों की स्पीसीज मतलब दोनों का वेरिएंट जो है कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुआ, कंप्लीटली साफ नहीं हुआ। दोनों कहीं ना कहीं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वाइव करने के कैपेबल बना लिए थे। तो ये भी एविडेंस है आपका इवोल्यूशन का। नेक्स्ट आपका एक एविडेंस है आपके हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड वाला, इसको यहाँ से एनसीईआरटी हम लोग कल देख लेंगे। ओके चलो, ये बचता है आपके बुक में डायग्राम देखना, ये बुक, ये कलर बैकग्राउंड का चेंज हुआ है इसलिए ये अलग है। आपके बुक में ये व्हाइट विंग मॉथ होगा और ये डार्क विंग मॉथ होगा। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बैकग्राउंड व्हाइट था तो व्हाइट वाले छिप गए, डार्क वाले क्या हो गए, प्रीडेटर के द्वारा खा लिए गए। तो डार्क वाले की संख्या बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कम थी। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बैकग्राउंड क्या हो गया था, डार्क हो गया था, तो डार्क वाले छुप गए, व्हाइट वाले क्या हो गए, खा लिए गए। तो व्हाइट वाले की संख्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इसके बाद से कल एनसीईआरटी ये वाली देख लेंगे,
उसके बाद हमारा एडेप्टिव रेडिएशन है। चलो बाय बाय, थैंक यू।